समाजवादी पार्टी पर फिर से एंटी हिंदू या एंटी सनातनी समर्थक होने का ठप्पा लगने के लिए नया मामला तैयार है। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं बल्कि अखिलेश जी के दोस्त हैं वजह। अखिलेश यादव जी के करीबी स्वामी प्रसाद मौर्य तो सपा के अपने नेता हैं। उनका रामचरितमानस पर, श्री राम पर, लक्ष्मी जी पर जो स्टैंड सबने देखा। उनके फ्रेंड जो हैं लेकिन वो भी मौर्य जैसे ही हैं। अखिलेश यादव जी के प्रमुख फ्रेंड MK स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने फिर से एक बार बयान दे दिया है, जिससे एक बार फिर से उनकी पार्टी DMK उसकी पूरी देश में किरकिरी हो रही है। उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के खेल मंत्री हैं और वहाँ उनके डिप्टी CM बनने की चर्चाएं ज़ोरों पर है, बने नहीं हैं, ज़ोरों पर है बस अभी। इसी बीच उन्होंने ये एक नया बयान दे दिया, कहा कि सनातन धर्म में टिप्पणी की उन्होंने। सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा उन्होंने कि मस्जिद गिराने पर मंदिर नहीं होता, कोट अनकोट, मस्जिद गिराने पर मंदिर नहीं होता, मस्जिद गिराकर मंदिर बनाना स्वीकार्य नहीं है। हालांकि फिर उन्होंने साथ में एक ही चीज़ ये भी जोड़ दी कि हमारी पार्टी किसी भी धर्म के विरोध नहीं कर रही है, लेकिन धर्म को राजनीति में नहीं मिलाना चाहिए, अनकोट। अब ये बयान उन्होंने दे दिया है। वैसे पिछली बार उन्होंने एक बयान दिया था, सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से कर दी थी उन्होंने, और पूरे देश में उसका विरोध भी हुआ था। वो उस कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि कुछ चीज़ों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें ख़त्म करना होगा। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना वायरस का विरोध नहीं कर सकते, हमें उन्हें उखाड़ फेंकना होगा, इरेडिकेशन करना होगा, ये शब्द इस्तेमाल किया था उन्होंने। उसी तरह हमें सनातन को उखाड़ फेंकना होगा। उनके इस बयान का काफ़ी विरोध हुआ था और इस समय एक नया बयान उनका आ गया। वैसे उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो अलग अलग तरीके के बयान देते रहते हैं। एक नेता हैं संसद में, उन्होंने कह दिया कि हिंदी पट्टी के राज्यों में, मतलब गोमूत्र राज्य जो हैं, गोमूत्र स्टेट्स में बीजेपी का वो है, इस तरह का उन्होंने बात कही। एक तरीके से नॉर्थ और साउथ का डिवाइड करने वाली बात कही थी। और उसके बाद फिर मामला बढ़ा संसद में, तो फिर उन्होंने माफ़ी मांगी और कार्रवाई से उसको हटाया गया। वैसे DMK के मन में सनातन धर्म के 80% लोगों को हटाने का ख्वाब है। DMK के मन में सनातन धर्म, इस देश के 80% लोग हैं लगभग, उनको हटाने का ख्वाब है, एरेडिकेट करना चाहते हैं DMK वाले। साफ जाहिर होता है कि वो इस देश के मूल निवासी, ये जो समुदाय है उनके खिलाफ हैं। वो भी मूल निवासी हैं, ये भी मूल निवासी है, जो साउथ में रह रहे हैं वो भी हैं, दोनों हैं, लेकिन मूल निवासी में से 80% जो हैं उनके पूरे के खिलाफ ऐसा लग रहा है वो हैं। वैसे सनातन के अलावा किसी और रिलीजन के खिलाफ DMK कभी बयान देती दिखी नहीं है। उन पर आरोप भी लगते हैं कि सेकुलरिज्म के नाम पर केवल एक समुदाय को खुश रखते हैं ये। ठीक ऐसे ही आरोप अखिलेश यादव जी पे भी लगते हैं। अखिलेश यादव जी की पार्टी तो MY मतलब मुस्लिम और यादव, इस नाम के समीकरण के फार्मूला बनाकर चुनाव भी लड़ चुकी है। और अब उन्होंने फार्मूला बनाया PDA, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्य में भी वैसे तो और भी आते हैं, सिख आते हैं, बौद्ध आते हैं, पारसी आते हैं, जैन आते हैं, लेकिन वो A से ज़्यादातर मतलब लोगों का पता लग जाता है, जिसकी ज़्यादा जनसंख्या मुस्लिम, उसी के लगाते हैं। तो A फॉर मुस्लिम मान के चलो तो उसमें कोई गुरेज भी नहीं है। इस फार्मूले को लेकर वो चल रहे हैं और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वो जा भी नहीं रहे हैं, जबकि देश में जो माहौल है वो राममय माहौल है, पूरा देश राममय हुआ है। और जनता जो है, वही जनता जो राम नाम जप रही है, वही मतदाता भी है। वो देख रही है कि कौन किधर जा रहा है, कौन किधर आ रहा है, कौन कहीं नहीं आ रहा है, ये सब देख रही है वो। और बीजेपी ने बड़ी अच्छी तरह से तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे वाले सवाल का जवाब ढूंढ कर मतलब इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया कि लोगों को राम मंदिर, लोगों के घर में राम मंदिर के पीले चावल पहुंचाए जा रहे हैं, निमंत्रण वाले, और बोला जा रहा है कि आप आइए, मतलब बताया जा रहा है। और तो और आधे दिन की उस दिन छुट्टी भी सरकारी दफ्तर, जो केंद्रीय दफ्तर है, वहाँ पर आधे दिन की छुट्टी भी घोषित कर दी है। और देखा जाए तो इस सब का प्रभाव जो है वो मतदाता पे पड़ना अवश्यम भावी है, मतलब पड़ेगा ही इसका प्रभाव। उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में 64 सीट जो है वो बीजेपी की आई थी। समाजवादी पार्टी की 3 सीट रही, मुरादाबाद, संभल, मैनपुरी,
ये सपा के पास हैं इस समय। आजमगढ़ सपा से छिन गई, उपचुनाव हुआ तो वहाँ से छिन गई वो। तो अखिलेश यादव जी इस समय इंडिया I.N.D.I.A वाले गठबंधन में कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग करने के लिए अभी बैठ रही है। वो 50 से ज़्यादा सीट आने का खुद को ख्वाब देख रही है सपा इस समय। कांग्रेस को कितना देंगी वो उनके बीच का मामला है, लेकिन खुद वो सोच रही है कि 50 सीट हम ला सकते हैं। सपा और कांग्रेस में जो बात हुई है उसमें ये कहा गया है कि यूपी में सपा वर्सेस बीजेपी चुनाव हो रहा है, ऐसा नहीं बोला जाए, बल्कि इस बात को प्रचारित किया जाए कि सपा नहीं, इंडिया वर्सेस बीजेपी का चुनाव हो रहा है। डीएमके खुद इंडिया गठबंधन की पार्टनर है, सपा भी पार्टनर है। यूपी में इस बयान पर जनता नाराज़ होगी ज़रूर। दोनों पार्टनर, दोस्त। ऐसे में तमिलनाडु से चली स्टालिन साहब के बयान की ये हवा यूपी के जो समीकरण है वो हिलाएगी, यूपी की सीटों को भी हिलाएगी। वैसे गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन वालों की जो स्ट्रेटजी है इस समय कुछ ऐसी है कि वो चाहते हैं कि नॉर्थ और साउथ का डिवाइड पैदा हो जाए और बीजेपी को साउथ में घुसने से रोका जाए। डीएमके के लिए तमिलनाडु महत्वपूर्ण है, बाकी राज्य इतने महत्वपूर्ण नहीं है उसके लिए, क्योंकि वहाँ की राजनीति करती हैं। वहाँ 39 लोकसभा सीट है, जिसमें से 24 डीएमके के पास है, 8 सीट कांग्रेस के पास है और 4 सीट कम्युनिस्ट पार्टी के पास है। बीजेपी के पास यहाँ एक भी सीट नहीं है तमिलनाडु में। तमिलनाडु विधानसभा में 140 में से 4 सीट विधानसभा की ज़रूर बीजेपी के पास है। और बीजेपी ने इस समय कर्नाटक कैडर के एक IPS ऑफिसर रहे हैं अन्नामलाई, उस पर भरोसा किया है और उन्हें जिम्मा सौंपा है कि बीजेपी की यहाँ सीट बढ़ाइए या बीजेपी का माहौल खड़ा करिए। वो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं। अन्नामलाई के कारण ही बीजेपी ने अपनी पुरानी सहयोगी पार्टी अन्ना द्रमुक से रिश्ता तोड़ लिया। अन्ना द्रमुक ने ये कहा था कि इनसे माफ़ी मंगवाइए। इन्होंने बयान दिया है कि अन्नादुरई जी हिंदुओं के खिलाफ थे, उन्होंने जो काम किया उसकी वजह से उन्हें मदुरई में छिपना पड़ा। तो इस बयान पे अन्ना द्रमुक नाराज़ थी, तो उन्होंने कहा कि माफ़ी मांग लीजिए। तो बीजेपी इस बात पर तैयार नहीं थी कि वो उनको सपोर्ट करें इस बयान के लिए कि वो माफ़ी मांगे, इसीलिए वो जो गठबंधन है दोनों का टूट गया। अब अन्नामलाई वहाँ के हिंदुत्व पोस्टर बॉय बने हुए हैं इस समय। प्रधानमंत्री मोदी खुद केरल, तमिलनाडु, सब जगह वहाँ और भी जगह जो राज्य हैं साउथ के, वहाँ जाकर लोकल भाषा में मलयालम, कन्नड़, आंध्रा, मलयालम के कन्नड़ और तमिल के साथ में तेलुगु, इन सब लोकल लैंग्वेज में वो राम के चरित्र के पात्र को उठा रहे हैं और राम मंदिर की चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी का बाकी कैडर भी वहाँ कर रहा है। और ख़ासतौर पे तमिलनाडु की बात करें तो काशी में तमिल संगमम लगातार हम देख रहे हैं 2-3 सालों से चल रहा है और संसद में सेंगोल की स्थापना के लिए तमिलनाडु के संत भी आए थे। तो तमिलनाडु पे विशेष फोकस है बीजेपी का, मतलब वहाँ वो पेनिट्रेट करना चाहती है, घुसना चाहते हैं वो वहाँ पर केंद्र की राजनीति के माध्यम से। अगर हम देखें तो बीजेपी तमिलनाडु के लोगों में सनातन का भाव जगाने की कोशिश कर रही है। वहाँ जो आंदोलन चलता रहा है द्रविड़ वर्सेस सनातन, इसको थोड़ा सा वो कमज़ोर करना चाहती है। वहीं स्टालिन जो हैं वो इसके ख़िलाफ़ हैं। स्टालिन की छवि तमिलनाडु में चाहे जैसे भी हो, यूपी की जनता स्टालिन और उनके बयान पर कुछ और ही तरह की प्रतिक्रियाएं दे रही है, देखने को मिल रही होगी, आप देख रहे होंगे उसको। अखिलेश यादव जी MK स्टालिन के बर्थडे पर उनके फ्रेंड बनकर वहाँ पहुँचते हैं, फिर VP सिंह जी की मूर्ति का अनावरण करने के बहाने वहाँ पहुँचते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव जी की स्टालिन के साथ दोस्ती से 2024 चुनाव में अखिलेश जी के ख्वाबों के शहर में बिजली गिरनी तय है। किसी ने दोस्ती पर कहा है कि दोस्ती करके लोग पता लगा लेते हैं कौन कैसा है और दोस्त देखकर पता लगा लेते हैं कि बंदा कैसा है। और कि एक शायर ने तो ये भी कहा कि दोस्ती जब किसी से की जाए तो दुश्मनों की भी राय ली जाए। तो अखिलेश जी के दोस्त स्टालिन, अब उस पर ये जो दोस्ती है उस पर ये जो समीकरण है सनातन वाले, कहा जाए कि एंटी सनातन वाले समीकरण, ये भारी पड़ सकते हैं।